गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में जो 6 चैप्टर चल रहा है मेटलर्जी, धातुकर्म या तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें हम क्लास में कॉपर का धातुकर्म पढ़ेंगे। कल हमने आयरन के धातुकर्म के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करते हैं। अभी उसमें थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन बच गया है, उस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है, वात्या भट्टी से पिघला हुआ आयरन, वो होता है पिग आयरन। पिग आयरन कहलाता है, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोलते हैं? पिग आयरन। और इस पिग आयरन से, पिग आयरन को ठंडा करके जो लोहा प्राप्त होता है उसको अपन बोलते हैं ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ठीक है। और ढलवे लोहे से हम प्राप्त करते हैं पिटवा लोहा। ढलवे लोहे से अपन क्या प्राप्त करते हैं? पिटवा लोहा, रफ आयरन। तो ये पिटवा लोहा किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ढलवा लोहा अपना जो आज का टॉपिक है, छोटा सा, ढलवे लोहे से पिटवा लोहा प्राप्त करना। पिटवा लोहा, ठीक है ना। अभी पिटवा लोहा, इसमें क्या है, ढलवे लोहे में तो कार्बन की मात्रा थी जो कितनी थी? 3% थी। कार्बन की मात्रा कितनी थी? 3%। जबकि जो पिटवा लोहा है, ये लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें कार्बन 0.2 से 0.5% होता है, ठीक है ना। और अन्य अशुद्धियां भी अति सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। इसलिए ये लोहे का कैसा है? शुद्ध रूप है। कार्बन बहुत कम पाया जाता है। इसे हम ढलवा लोहे को परावर्तनी भट्टी में पहले गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में। ढलवा लोहे को हेमेटाइट अयस्क के साथ वायु की उपस्थिति में कोक मिलाकर ऑक्सीकृत करते हैं, उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहां पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं? जो आपका कार्बन है, ये हेमेटाइट से क्रिया करता है F2O3 से, और आयरन प्राप्त होता है। और ये कार्बन है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और कार्बन मोनो ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड में। इसी के साथ फास्फोरस, आर्सेनिक या सल्फर की जो अशुद्धियां होती हैं वो वाष्पशील ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे फास्फोरस है, तो ये फास्फोरस इसके साथ क्रिया करता है, आयरन निकल जाए, ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है? P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5। ये अशुद्धियां बन जाती है। और ये P2O5 है जो, ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है। तो ये शुद्धतम रूप पर इसकी जो आधात्री है वो निकलती जा रही है। इससे क्रिया करके 2FePO4 बना लेता है। ये धातुमल है।
धातुमल के रूप में निकल जाता है। तो ये क्रियाएं होती है, किसमें होती है? परावर्तनी भट्टी में। आपसे पूछा जा सकता है कि ढलवा लोहे से पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए कौन सी भट्टी काम में आती है? तो परावर्तनी भट्टी। जबकि प्रगलन के लिए कौन सी भट्टी काम में लेते हैं? आयरन के प्रगलन के लिए वात्या भट्टी काम में लेते हैं। ये जो पिटवा लोहा प्राप्त होता है, ये मतलब कि लास्ट में जो आयरन प्राप्त होता है, ये आयरन एक रुई के लोहे जैसे रहते हैं जिनको हथौड़ों से पीटा जाता है, जोर जोर से। इनको हथौड़ों से पीटते हैं जिससे इनमें से कार्बन निकल जाता है, और कार्बन निकल जाता है इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा। इसे क्या बोला जाता है? पिटवा लोहा। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में क्या अंतर है? तो देख लीजिए, ढलवा और पिटवा लोहे के अंतर देख लीजिए, 2-3। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। कास्ट आयरन और रफ आयरन, इसमें तो कार्बन 3% होता है, इसमें कार्बन आपका 0.2 से 0.5% होता है। ये तो पहला अंतर है। दूसरा मुख्य अंतर क्या है? इनके जो गलनांक रहता है, गलनांक में भी अंतर है। आपका जो ढलवा लोहा है वो 1423 केल्विन से 1523 केल्विन ताप पर पिघलता है। और जबकि जो आपका पिटवा लोहा है ये 1823 केल्विन ताप पर पिघलता है। 1823 केल्विन ताप पर। तो दोनों के गलनांक में भी अंतर है, ठीक है ना। जो ढलवा लोहा होता है ये कठोर और भंगुर होता है, कठोर एवं भंगुर। जबकि ये थोड़ा कम कठोर होता है और इसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता व तन्यता, ये गुण आ जाते हैं, ठीक है ना। ये भंगुर होता है, ये आघात वर्धनीय और तन्य होता है। तो ये 3 अंतर हैं, ये आपको ध्यान रखने। क्वेश्चन आ सकता है कि ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में अंतर बताइए, तो आपको ये अंतर बताने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो इसी यहीं पर बता देता हूं। इन्हीं के बीच में एक तीसरा आयरन का रूप है स्टील। स्टील का नाम आपने सुना है। स्टील में जो कार्बन है वो ढलवा लोहा और पिटवा लोहे के मध्य का होता है। मतलब पिटवा लोहे से तो अधिक और ढलवा लोहे से कम। इसमें कार्बन 0.15 से 1.5% तक पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा इतनी रहती है जो कि दोनों के मध्य की है। ये स्टील है। तो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके लोहे का धातु क्रम खत्म हो जाता है और आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉपर का धातु क्रम है। तो कॉपर के धातु क्रम के बारे में अपन पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट होता है कॉपर अयस्क से कॉपर धातु की प्राप्ति। कॉपर अयस्क से कॉपर धातु की प्राप्ति। कॉपर धातु की प्राप्ति। तो कॉपर अयस्क से कॉपर धातु किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? ये अपन पहले तो कॉपर के अयस्क
कॉपर के अयस्कों के बारे में मैंने बताया था। कॉपर के कई रूपों में पाया जाता है, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क, इन रूपों में ये पाया जाता है। तो कॉपर के जो मुख्य अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। देखो, मैलेकाइट, एजेराइट, आपका कॉपर पायराइटिस, क्यूप्राइट, आपका कॉपर ग्लांस, ये 5 रूपों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो कॉपर है वो कॉपर पायराइटाइट से प्राप्त होता है, लगभग 70 से 80%। बाकी ये है। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हो? कॉपर पायराइटिस का सूत्र याद रखना, CuFeS2। बता, सूत्र मैं लिखवा चुका हूं पहले आपको अयस्कों में। इसको याद कैसे करना है कि कॉपर के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो इसके लिए भी अपन एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। उस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। कैसे? देखो, मेलेकाइट तो मेले से, एजोराइट से आज, मेले से आज, कॉपर, कॉपर के ग्लास लाए। ये ट्रिक है, छोटी सी फनी ट्रिक है, इससे आप बना सकते हो। देखो, मेले से मेलेकाइट, आज से एजोराइट, कॉपर से ये दोनों ही बन जाएंगे, कॉपर पायराइट और क्यूप्राइट, और ग्लास से कॉपर ग्लांस। तो ये आपके क्या बन जाते हैं? इनके अयस्क याद रखने की ये ट्रिक हो गई। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हो। एक लाइन याद रख लेना, मेले से आज कॉपर के ग्लास लाए। तो मेले से मेलेकाइट, आज से एजोराइट, कॉपर से कॉपर पायराइटाइज और क्यूप्राइट, और आपके कॉपर ग्लास। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मेले से आज कप और कॉपर ग्लास लाए। ये भी बन सकती है, दोनों ही बन सकती है, इसको याद रखना। ये आपके क्या हो गए? कॉपर के अयस्क। अब इन अयस्कों से किस प्रकार से हम कॉपर प्राप्त करते हैं वो देखेंगे कि कॉपर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले वही प्रक्रम है जो आपने पढ़े हैं, धातु क्रम के 4 चरण: अयस्क का चूर्णीकरण, अयस्क का सांद्रण, फिर अयस्क से कच्ची धातु प्राप्त करना, और फिर अयस्क का शोधन या शुद्धिकरण। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो भी आपको अयस्क मिलता है उस अयस्क का क्या करते हैं? अयस्क का चूर्णीकरण। ये कार्य तो आपको पता ही है, ये तो करना ही है सबसे पहले। उसके बाद हमें पता है कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि से किया जाएगा? गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग प्लवन विधि, या आपकी रासायनिक विधि। तो आपको पता है कि सल्फाइड अयस्क है, कॉपर पायराइटिस में क्या है? सल्फाइड। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस भी सल्फाइड अयस्क है, और कॉपर पायराइट भी सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए हम झाग प्लवन विधि काम में लेते हैं। तो इसके लिए झाग प्लवन विधि काम में ली जाएगी। झाग प्लवन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाएगा। झाग प्लवन विधि के बारे में आपको पता ही है। झाग कारक, प्लवन कारक, सक्रिय कारक आदि मिलाकर अयस्क और पानी मिलाकर डाल दिए जाते हैं। वायु के, तेज वायु प्रवाहित की जाती है, तो झाग के साथ, तेल के जो झाग बनते हैं उनके साथ हमारा जो अयस्क है वो तो ऊपर आ जाता है, और आधात्री नीचे बैठ जाती है, गंदगी नीचे बैठ जाती है।
इसके बाद हम जो चौथा कार्य करते हैं, सॉरी तीसरा, वो है धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए हम भर्जन काम में लेते हैं, भर्जन करते हैं, भर्जन द्वारा। भर्जन क्या है? परावर्तनी भट्टी में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया, लेकिन धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, वो क्या है? भर्जन। भर्जन में परावर्तनी भट्टी में एक क्रिया कराई जाती है जिससे वाष्पशील अशुद्धियां रहती हैं वो भी ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या क्रिया होती है? CuFeS2 से ही मिलता है, CuFeS2, इसी का अपन पढ़ रहे हैं, कॉपर पायराइट। तो सबसे पहले तो CuFeS2 ये वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो अपन को क्या क्या मिलता है? Cu2S, FeO, FeCO2, FeO और SO2 ये मिलते हैं। लेकिन 2 दूनी 4, ये बनेंगे सल्फाइड FeS। SO2 गैस निकल जाती है। यहाँ पर कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड क्या हो जाते हैं? आपके अलग अलग हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग। संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आपके देखो 1 2 1 3 और 1 4, ये 4, ठीक है। ये अभिक्रिया होती है भर्जन में। जब कॉपर पायराइटाइज का भर्जन किया जाता है तो कॉपर पायराइटिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब इनका भर्जन होता है 2FeS प्लस O2, क्या बता है? 2FeO प्लस 2SO2, 2 से 4 और 2 6। इसके बाद जो क्यूप्रस सल्फाइड है इसका भी भर्जन होगा, तो बनेगा Cu2 सल्फाइड अयस्क के जो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया, और SO2। यहाँ इसको भी संतुलित कीजिए, तो ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। और जो इसमें अशुद्धियां रहती हैं वो FeO की अशुद्धि है, ये इस टाइम अशुद्धि है हमारे लिए, क्यों? अपन को तो कॉपर प्राप्त करना है, तो ये अशुद्धि है जो सिलिका के साथ मिलकर फेरस सिलिकेट बना लेती है, FeSiO3। ये कीट बन गया, दुर्गलनीय कीट, धातुमल। ये आपका क्या बन गया? धातुमल बन गया। तो ये अभिक्रियाएं आपके किस में होती हैं? परावर्तनी भट्टी में होती है। भर्जन की क्रिया किस में कराई जाती है? परावर्तनी भट्टी में। और जो आपका Cu2O, एक और अभिक्रिया है Cu2O FeS के साथ फेरस सल्फाइड है जो बचा हुआ, उसके साथ क्रिया करती है और Cu2S प्लस FeO इसमें बदल जाती है। इस प्रकार से हमको परावर्तनी भट्टी में कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? कॉपर मैट। ये अभिक्रियाएं होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताता हूं। कॉपर मैट क्या है?
परावर्तनीय भट्टी में कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड व क्यूप्रस ऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉपर मैट। इसी को क्या कहा जाता है? कॉपर मैट। क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड के मिश्रण को, और इसके ऊपर धातुमल तैरता रहता है। ये जो धातुमल है, ये धातुमल इस कॉपर मैट के ऊपर तैरता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। नीचे से हम इस कॉपर मैट को निकाल सकते हैं, धातुमल अलग रह जाएगा। तो ये तो आपके किसकी क्रिया हो गई? भर्जन की क्रिया हो गई। किसकी क्रिया हुई है? भर्जन की क्रिया। अब इससे अगला पद पढ़ेंगे, प्रगलन। ये मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने। अब देखिए, अब आता है इससे अगला पद। हमने धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया। अब धातु ऑक्साइड का अपचयन, अगला जो पद आता है वो क्या आता है? धातु ऑक्साइड का अपचयन। चौथा अपचयन या बेसेमरीकरण। ये बेसेमर भट्टी में कराया जाता है। बेसेमर परिवर्तक जो आपको मैट प्राप्त हुआ है, कॉपर मैट, इसमें दोनों ही चीजें उपस्थित है, क्यूप्रस सल्फाइड भी और क्यूप्रस ऑक्साइड भी। तो इनका स्वतः अपचयन कराया जाता है। स्वतः अपचयन बताया था मैंने, जो अपचयन की विधियां बताई थी उनमें, कि स्वतः अपचयन में धातु सल्फाइड और धातु ऑक्साइड आपस में ही एक दूसरे को अपचयित कर देते हैं। तो वही कार्य यहाँ पर कराया जाता है, और इसके लिए बेसेमर परिवर्तक काम में लिया जाता है। बेसेमर परिवर्तक एक नाशपाती के आकार की भट्टी होती है, इस तरह से। सीधी लाइन ही नहीं खींचती इसके से। नाशपाती के आकार की भट्टी होती है जो स्टैंड पर टिकी रहती है। इस तरह से ये आपकी भट्टी है, बेसेमर भट्टी। इस भट्टी में अपन क्या करते हैं? कॉपर मैट डालते हैं और यहाँ पर गर्म वायु प्रवाहित करने की व्यवस्था होती है। ये गर्म वायु प्रवाहित करने की व्यवस्था है, ठीक है भाई। इसमें हम कॉपर मैट को डाल देते हैं। इसका जो आंतरिक स्तर है वो या तो अम्लीय गालक का बना होगा या क्षारीय गालक का। अशुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका गालक अंदर किसका लेप करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करें या सिलिका का करें। अगर आपकी आधात्री अम्लीय प्रकृति की है तो क्षारीय गालक काम में लेते हैं। अगर आपकी आधात्री क्षारीय प्रकृति की है तो अम्लीय गालक काम में लेते हैं। और इसमें एक कॉपर मैट भरा हुआ है। कॉपर मैट का मतलब आपको पता है। कॉपर मैट क्या होता है? क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का मिश्रण। ये गर्म वायु के झोंके इधर से प्रवाहित किए जाते हैं, गर्म वायु की शुंडिकाएं।
गर्म वायु की शुंडिका प्रवाहित की जाती हैं और अंदर सिलिका स्तर होता है, अंदर की ओर सिलिका स्तर, अम्लीय गालक। अब इसमें क्या क्रियाएं होती हैं देखो, एक तो इसमें जो आपका फेरस सल्फाइड है बचा हुआ, इस मिश्रण में जो फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और किस में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है और SO2 गैस बाहर निकल जाती है। दूसरी क्रिया क्या होती है, जो आपका ये फेरस ऑक्साइड है, क्षारीय अशुद्धि, ये सिलिका से क्रिया करती है और फेरस सिलिकेट धातुमल बना देती है, FiSiO3 सिलिका। और तीसरी जो फेरस सिलिकेट है धातुमल। और जो तीसरी क्रिया होती है वो स्वतः अपचयन की क्रिया होती है। स्वतः अपचयन की क्रिया से पहले जो आपका क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी तरह से Cu2S, ये बचा हुआ जो रहता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये धातुमल तो ऊपर तैरेगा हल्का होने के कारण। एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो क्या होती है, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड, इनका आपस में स्वतः अपचयन हो जाता है और SO2 गैस निकलती है। ये पिघला हुआ तांबा प्राप्त होता है। SO2 गैस जब इसमें से निकलती है तो इसकी सतह पर फपोले पड़ जाते हैं, इसलिए इस तांबे को अपन बोलते हैं फपोलेदार तांबा। इस तांबे को ही क्या बोलते हैं, फपोलेदार तांबा। ये पिघला हुआ तांबा प्राप्त हुआ है। बेसेमर परिवर्तक में अपचयन कराया जाता है। यहाँ पर स्वतः अपचयन की क्रिया होती है। स्वतः अपचयन में क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड आपस में क्रिया करते हैं, SO2 गैस निकल जाती है, हमको कॉपर प्राप्त होता है पिघला हुआ। लेकिन इस पिघले हुए कॉपर में से जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो इसकी सतह पर, जब ये ठंडा होता है तो सतह पर फपोले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फपोलेदार तांबा। इसे क्या बोला जाता है, फपोलेदार तांबा। ये और ये धातुमल इसमें ऊपर रहता है, नीचे ये पिघला हुआ तांबा रहता है। गालित कॉपर नीचे है और धातुमल ऊपर तैरता है। ये इसमें क्रियाएं होती हैं। ये आपके क्या हो गया, कॉपर का प्रगलन मान लो या कॉपर का अपचयन मान लो। कॉपर के जो आपके सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के, उनका क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पर स्वतः अपचयन की क्रिया हुई। बेसेमर परिवर्तक में कौन सी क्रिया होती है, स्वतः अपचयन की क्रिया। इसके बाद इसे विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है इस कॉपर को, या हरी लकड़ी के लट्ठों द्वारा इसको शुद्ध कर लिया जाता है। तो इससे अगला स्टेप है, ये अपन को कच्चा तांबा प्राप्त हो गया। इस कच्चे तांबे को अपन कैसे शुद्ध करते हैं, तो अयस्क का इसका शुद्धिकरण, तांबे का शुद्धिकरण या शोधन, इसको देख लेते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम याद होना चाहिए बेसिमर भट्टी का, नाशपाती के आकार की भट्टी है ये, ठीक है ना। इसका डायग्राम आपको याद रखना है, आ चुका है ये भी एग्जाम में। कॉपर का शोधन, 5वां स्टेप लास्ट। तो कॉपर का जो शोधन या शुद्धिकरण है, ये 2 विधियों द्वारा किया जाता है।
पहला तो है हरी लकड़ी के लट्ठों द्वारा, इसके बारे में बता चुका, लट्ठों द्वारा। इसमें कॉपर को पिघली हुई अवस्था में ले लेते हैं और उसमें फिर हरी लकड़ी के लट्ठों से उसको हिलाते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो अशुद्धियों के साथ मिलकर वाष्पशील ऑक्साइड बना देते हैं और हमें शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। ये अपन ने पढ़ी है शोधन की विधियों में। और दूसरी विधि जिससे कि 100% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण या शोधन विधि, इसमें मैंने आपको बताया था कॉपर को शुद्ध करना है तो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं, CuSO4 एक्वेटिक। अशुद्ध कॉपर का एनोड बनाते हैं, अशुद्ध कॉपर का, और एक शुद्ध कॉपर की पतली छड़ को कैथोड के रूप में काम लेते हैं। शुद्ध कॉपर ये कैथोड का काम करेगी, कैथोड। दोनों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहां से कॉपर आयन छूटकर विलयन में आते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये क्रिया होती है एनोड पर। कॉपर है जो कॉपर +2 में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड में। तो ये कॉपर आयन आते हैं, विलयन में कॉपर आयन आ रहे हैं। ये कॉपर आयन कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपचयन होता है इनका और कॉपर धातु में बदल जाते हैं। तो शुद्ध कॉपर यहां जम जाता है इस तरह से, ये शुद्ध कॉपर प्राप्त होगा। इस पर यहां पर ये सॉलिड है तो ये एक्वेटिक में बदलेगी। ये अभिक्रियाएं होती है इस पर ऑक्सीकरण की, इस पर अपचयन की। इस प्रकार से कैथोड पर हमको शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे एनोड तो पतला होता जाता है और कैथोड मोटा होता जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी शोधन। ये तांबे के शुद्धिकरण की विधि होगी। इस प्रकार से हमको शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। तांबे के निष्कर्षण के बाद अपन कल पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण, और उसके बाद एक विशेष है एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। और 1-2 और चीजें हैं। तो ये चैप्टर अब खत्म होने में 2-3 या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3-4 क्लास में। उसके बाद अपन हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक है संभावना P ब्लॉक के एलिमेंट्स, उन्हें मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।